हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो है इसकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड यूनिट के जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अलग अलग कितने टाइप की मैटर की स्टेट्स होती हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब जो अलग अलग स्टेट्स है मैटर की वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज होती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किस तरीके से चेंज होती है, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या मतलब होता है ये हम इसके अंदर जानेंगे। देन आता है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैटर जो है, मैटर ये क्या होता है। तो मैटर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड जिसका कुछ मास होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं तो उसे हम बोलेंगे मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है जिसका कुछ मास होगा उसे हम कहेंगे मैटर। अब मैटर का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर हम इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके बेसिस पे मैटर जो है वो 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरा, अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का तो उसके बेसिस पर मैटर जो है इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट आता है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, या फिर कोई भी कंपाउंड हो गया जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, तो इसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। दूसरा आता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब कोई भी 2 एलिमेंट्स एक साथ मिक्स हो गए या फिर कोई भी 2 कंपाउंड्स मिक्स हो गए तो उस चीज़ को हम बोलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर जो है ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इस तरीके से हम मैटर जो है इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें किसकी स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करनी है। तो जो डिफरेंट स्टेट्स होती है मैटर की वो होती है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की एंड इनके बारे में हम इस यूनिट के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम जानेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आता है सॉलिड्स, सेकेंड आते हैं लिक्विड्स एंड थर्ड आती हैं गैसेस। ये 3 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब इन तीनों के बारे में हम इनके बीच में डिफरेंसेस को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, सॉलिड्स जो है इनका एक डेफिनाइट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है, मतलब इनका एक फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड इसका वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स जो होते हैं हमारे, इनका वॉल्यूम जो होता है वो तो फिक्स होता है बट इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे लिक्विड बॉटल के अंदर है तो वो बॉटल की शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, देन अगर हम उसे ग्लास के अंदर डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसलिए इसकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। अब जो हमारी गैसेज होती है इनका ना ही तो कोई डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना ही कोई शेप होती है, तो इनका ना ही तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होती है। इन्हें मतलब हम इस रूम के अंदर हम इसके डालेंगे तो ये रूम के अंदर भी पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी, बॉटल के अंदर डालेंगे बॉटल के अंदर भी पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो इसका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम या फिर शेप नहीं होता है। इसे सेकेंड आते हैं सॉलिड्स जो है ये रिजिड लॉक्ड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम लॉक्ड रहते हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं एंड गैसेस के जो होते हैं तो पार्टिकल्स बहुत ही ईजिली एंड फ्रीली मूव कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो सॉलिड्स जो होते हैं ये ईजिली कंप्रेसिबल नहीं होते। कंप्रेसिबल मतलब हम इन्हें ऐसे दबाते हैं तो ये दबते नहीं, जैसे ये हमारे पास में मार्कर है, ये भी सॉलिड है तो इसे हम दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं। दूसरा आता है लिक्विड्स, ये इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं बट लिक्विड्स जो है ये कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे हमने किसी बैलून के अंदर लिक्विड को हमने भरा है तो वो कंप्रेस हो सकता है, तो ये कंप्रेसिबल है बट इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस कंप्लीटली कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे हम किसी बैलून के अंदर सिर्फ एयर भरेंगे तो वो बहुत ही ईजिली जो है कंप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट इज सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होती है, कंप्लीट जो है रिजिड होते हैं सॉलिड्स। लिक्विड्स जो है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। एंड गैसेस जो है इसमें पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस होती है, बहुत सारी।
देन हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सॉलिड का एग्जाम्पल है हमारे पास डायमंड। डायमंड जो है एक सॉलिड होता है। लिक्विड का एग्जाम्पल आ गया ऑयल, वाटर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लिक्विड के। देन गैसेस, गैसेस के अंदर जैसे हीलियम गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल हो गए गैसेस के। तो इस तरीके से हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम जनरल देखें तो जैसे सॉलिड हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक बॉक्स है, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल रिजिड होते हैं, कोई इनके बीच में फ्री स्पेस नहीं होता है। इस तरीके से हम सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। देन हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत फ्री स्पेस जो है वो होता है। बट वहीं हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर तो बहुत सारा स्पेस, फ्री स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो इस तरीके से हम सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब 3 हमने स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये एक दूसरे के अंदर चेंजेस होते हैं इनके अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब एक स्टेट ऑफ मैटर है वो दूसरी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर चेंज होती कब है, जब कोई भी चेंज करा जाता है टेम्परेचर या प्रेशर के अंदर, तो उसकी वजह से जो है एक स्टेट ऑफ मैटर जो है वो दूसरी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर चेंज होती है। ठीक है, अब सॉलिड से अगर लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। देन अगर लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। देन गैस से सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। तो इस तरीके से जो है स्टेट ऑफ मैटर एक से दूसरे के अंदर चेंज होता है। अब इनकी हम 1 बाय 1 डेफिनेशन अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है, एंड जब लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है। तो मेल्टिंग क्या होता है, जब स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होती है हीटिंग के द्वारा, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आइस है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, बर्फ जो है वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। सेकेंड आता है फ्रीजिंग, जब स्टेट ऑफ मैटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड के अंदर चेंज हो रही है कूल करने से, ठंडा करने से, तो उस प्रोसेस को जो है फ्रीजिंग कहा जाता है। इसका एग्जांपल है कि वाटर जो है इससे आइस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पानी से बर्फ़ का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। नेक्स्ट आता है जब लिक्विड जो है वो गैस के अंदर चेंज होता है तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाता है, और जब गैस जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज होता है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं वेपराइजेशन। तो जब स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड से गैस के अंदर चेंज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, मतलब हीट प्रोवाइड करने से, तो उसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन का एग्जांपल क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का ये मतलब हुआ कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो गैस से लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है कूलिंग की मदद से, इसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। देन इसका एग्जांपल क्या है, वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर वो वापस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को जो है कंडेंसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज जब सॉलिड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है, और जब गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन कहा जाता है। पहले हम देखते हैं सब्लिमेशन। तो जब स्टेट ऑफ मैटर जो है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर चेंज हो जाती है, लिक्विड फेज जो है वो बीच में नहीं आता है, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया आइस इनटू वेपर्स, मतलब बर्फ जो है वो डायरेक्टली ही वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गई बिना वाटर के अंदर कन्वर्ट हुए, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। दूसरा आयोडीन इनटू फ्यूम्स, जब हम आयोडीन को बर्न करते हैं, आयोडीन जो है एक सॉलिड होता है, तो ये डायरेक्टली अगर फ्यूम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज डी सब्लिमेशन और डिपोजिशन। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज, तो उसे हम डी सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, बहुत ही ठंडी जगह जो होती हैं वहाँ पर वाटर वेपर जो होती है वो डायरेक्टली ही बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट चेंजेस जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर उसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सब्लिमेशन जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है।
So it works on the principle that solids have weak intermolecular forces, hence a higher vapor pressure which converts it directly into vapor state. तो सब्लिमेशन का प्रिंसिपल ये है कि सॉलिड्स जो होते हैं इनकी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, इस वजह से क्या होता है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, एंड वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रिंसिपल है सब्लिमेशन का। अब अगर हम फेज डायग्राम बनाएं सब्लिमेशन के प्रिंसिपल का, तो इसे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर के बीच में एंड टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट O है एंड इससे ये पॉइंट A है, ये B है एंड ये C है। इधर पर जो है सॉलिड रहता है, इधर पर लिक्विड एंड इधर पर गैस। अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों ही इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसे क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। इसे हम आगे इसी यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे लेटेंट हीट के बारे में। अब लेटेंट हीट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ केमिकल सब्सटेंस रिलीजेस और एब्जॉर्ब्स ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट अकरिंग विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब हुआ कितनी एनर्जी एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो रिलीज कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है जब उसकी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो रही है बट उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। सो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पास में कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है। तो जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट रहेगा जब तक कि जो इसकी लिक्विड की आखिरी ड्रॉप जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा एंड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो लिक्विड से वेपर के अंदर चेंज हो रही है। तो इस प्रोसेस को, तो इस चीज़ के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी उसे लेटेंट हीट हम लोग कहते हैं। सो लेटेंट हीट टॉपिक के अंदर ही हम 3 टर्म्स और देखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। सो सबसे पहले हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसका मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो एक सब्सटेंस को प्रोवाइड करनी होती है जिससे कि उसे सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज किया जा सके बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए, उसे बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। मतलब एक हमारे पास में सब्सटेंस है, सॉलिड से हमें उसे लिक्विड के अंदर चेंज करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए हमें कितनी हीट उसे देनी होगी उसे हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहेंगे। सेकेंड आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? एक हमारे पास सब्सटेंस है, उसे हम कितनी हीट प्रोवाइड करें टेम्परेचर को चेंज किए बिना जिससे कि वो लिक्विड से वेपर के अंदर चेंज हो जाए, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। सो स्पेसिफिक लेटेंट हीट में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ 1 kg सब्सटेंस रिक्वायर्स टू कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब है एक 1 किलोग्राम का हमारे पास में सब्सटेंस है तो उसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी जिससे कि उस सब्सटेंस की जो स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो जाए, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इसका एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास में, स्पेसिफिक लेटेंट हीट इक्वल टू Q/m। Q क्या होता है? Q होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उस प्रोसेस के अंदर रिलीज हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है, एंड m जो है ये मास होता है सब्सटेंस का जिसकी हम स्टेट जो है चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लेटेंट हीट को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid when rate of evaporation is in equilibrium with the rate of condensation। सो वेपर प्रेशर जो है ये वो प्रेशर होता है जो वेपर्स जो होती हैं वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करती हैं जब रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो इस तरीके से हम वेपर प्रेशर को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास, इसे हम थोड़ा डायग्राम से समझे तो जैसे हमारे पास में है लिक्विड एंड ये है वेपर्स। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब लिक्विड्स जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, इसकी जो रेट है वो इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के, मतलब वेपर्स जो है वो वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब ये दोनों रेट्स जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे
उस पॉइंट पर जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट करा जाएगा, उस प्रेशर को जो है वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब रॉल्स लॉ हमने डिस्कस करा था फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, वो क्या होता है, वो इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही कंप्लीट जो हमारे पास है उसका भी हम वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका टोटल जो है, जैसे हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, तो हमारा पूरा जो उसका वेपर प्रेशर है वो हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC। तो इस तरीके से जो हम वेपर प्रेशर को निकाल सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा वेपर प्रेशर के ऊपर। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एनर्जी इक्वल या फिर क्रिटिकल एनर्जी जो है उससे ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो पाते हैं। तो इसलिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नाउ एक पॉइंट और है हमारे पास में कि जब जो लिक्विड वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट पे जो है उसे लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे लिक्विड जो है उसका जो वेपर प्रेशर है वो एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों चीज़ें जब इक्वल हो जाती है तो उसे हम लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब उस पॉइंट पे जो है लिक्विड ईजिली बॉयल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। हमने आज जो भी टॉपिक्स डिस्कस करे, अगर आपको इन किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।